तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है, पॉलिटिकल थ्योरी, इसका चैप्टर हम शक्ति करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शक्ति पर किस किस विचारकों ने काम किया है। तो कुछ विचारक है, कौटिल्य भी शक्ति के बारे में बात करते हैं। रॉबर्ट डहल है, लॉसवेल है, स्टीवन ल्यूकस है, माइकल फुकोल्ट, डेविड हेल्ड, मैक्स वेबर और थॉमस हॉब्स। इन सब विचारकों ने शक्ति पर अपने अपने विचार दिए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये दो कोटेशन देख लेते हैं। कौटिल्य का कोटेशन है कि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शक्ति आवश्यक है। हाँ, देखिए, अगर हम कौटिल्य के इस कोटेशन को अगर हम अनुभव करें तो बिल्कुल हमें पता चलता है कि भाई किसी भी राज्य को बने रहने के लिए शक्ति ज़रूरी है। अगर राज्य शक्तिशाली नहीं है तो उसको किसी न किसी रूप में जो दूसरे शक्तिशाली देश हैं वो किसी भी न किसी रूप में आपको दबाकर रखेंगे, चाहे वो आर्थिक रूप में या राजनीतिक रूप में, किसी न किसी रूप में दबा कर रखते हैं। तो इसलिए राज्य को शक्तिशाली होना ही चाहिए ताकि उसका अस्तित्व बना रहे। तो कौटिल्य की ये बहुत अच्छी कोटेशन है। इसके बाद अगर हम दूसरी तरफ हॉब्स की कोटेशन को बात करें तो ये कहता है कि मनुष्य जीवन भर शक्ति अर्जित करने का प्रयास करता रहता है। देखिए, केवल यहाँ राजनीतिक शक्ति की बात नहीं है, राज्य की शक्ति हो चाहे मनुष्य की शक्ति हो, ये सब जो है शक्ति से अधिक शक्ति अर्जित करना चाहते हैं, है ना। अगर आप गांव में हैं तो प्रधान बनना चाहते हैं, प्रधान बन जाएंगे तो एमएलए बनना चाहते हैं, एमएलए बन जाएंगे तो एमपी बनना चाहते हैं। इसी तरीके से मतलब कि आपकी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो आप चाहेंगे कि एक विश्व लीडर के तौर पे आपको जाना जाए। तो इस तरीके से जो है शक्ति अर्जित करने का प्रयास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है, ऐसा हॉब्स का मानना है, ठीक है, थॉमस हॉब्स का। अब हम शक्ति की परिभाषा को देख लेते हैं, जान लेते हैं। बर्ट्रैंड रसेल का ये कहना है, देखो, मनुष्य है अथवा राज्य, इनकी आर्थिक, कूटनीतिक व सैनिक क्षमता जो दूसरे के व्यवहार को अपने पक्ष में परिवर्तित कर सके, शक्ति कहलाता है। देखो भाई, शक्ति क्यों अर्जित करना चाहते हो आप? शक्ति का अर्जित करने का कहीं ना कहीं एक ये भी लक्ष्य होता है ताकि आप अपनी बातों को मनवा सको, है ना। दूसरे की जो मत है उसको आप चेंज कर सको। आप इसे आर्थिक दबाव में भी दूसरे के मत को परिवर्तित कर सकते हैं। आप कूटनीतिक तरीके से भी उनके उनके विचार को आप बदल सकते हैं, है ना। तो ये बर्ट्रैंड रसेल के ये कोटेशन, ये परिभाषा है उनके अनुसार कि आर्थिक या कूटनीतिक या फिर सैनिक क्षमता, इनमें से कुछ भी लगा लीजिए, जिससे कि आप दूसरे राज्य के या किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को आप अपने पक्ष में परिवर्तित कर सकते हो, ठीक है। इसी ही हम शक्ति कहते हैं। तो बहुत सुंदर परिभाषा है ये बर्ट्रैंड रसेल का शक्ति का। शक्ति का आयाम देख लेते हैं। तो शक्ति का आयाम है आर्थिक शक्ति, सैनिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक शक्ति और मनोवैज्ञानिक शक्ति। तो हम इन सभी शक्तियों को आप अच्छी डिटेल में इसको लिखेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो आप नॉर्मली समझ ही सकते हैं कि आर्थिक शक्ति, सैनिक शक्ति क्या है, इसको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखो, हमने जो आयाम बताया है, आर्थिक शक्ति, सैनिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक शक्ति, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, संस्कृति शक्ति लिखा है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे सांस्कृतिक शक्ति होगा। और मनोवैज्ञानिक शक्ति, तो ये मार्क्सवाद कहते हैं कि शक्ति के सभी आयाम, ये चाहे जो भी आयाम हम ऊपर अभी देख रहे हैं, ये सभी आयामों का आधार आर्थिक शक्ति है। अगर आपके पास आर्थिक शक्ति नहीं है तो सब वेस्ट है, सैनिक, राजनीतिक, ये सब शक्ति किसी काम का नहीं है। इन सभी शक्तियों को प्रभाव में लाने के लिए आपका आर्थिक शक्ति होना, आर्थिक तौर पे शक्ति के रूप में उभरना आपका ज़रूरी है। वास्तव में देखो, ये एक कड़वी सच्चाई है, एक जीवन के लिए भी
और देखा जाए तो एक स्टेट के लिए, एक राज्य के लिए भी। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई आपकी बात मानने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप आर्थिक रूप में सक्षम हैं तो आपको सभी मानेंगे, ठीक है। तो व्यवहारिक है ये, देखा जाए तो ये जो बात मार्क्सवाद ने कही है कि शक्ति के सभी आयामों का आधार ही आर्थिक शक्ति है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, विचारधारा के अनुसार शक्ति क्या है, कि अलग अलग विचारधारा के लोग शक्ति को क्या मानते हैं। जैसा कि अभी हमने मार्क्सवाद को देखा, तो यहाँ पे उदारवादी विचारक क्या कहते हैं। उदारवादी विचारक इस पक्ष को मानते हैं कि देखो, शक्ति को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंदर होना चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हों, उनके कुछ मानदंड हो, उनके कुछ नियम हो, और उन्हीं के आधार पर जो है जितने भी देश उसके सदस्य हैं उनको पारस्परिक आपस में लाभ हो सके, इस तरह की शक्ति के होने की बात करते हैं उदारवादी विचारधारा के लोग। समझ गए ना। जैसे आप मान लीजिए यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अब इनके अपने नियम है, मानदंड है ना। और सभी देश क्या है, सभी देश जो है उसका किसी न किसी रूप में उसका मतलब कि लाभ उठा सके, परस्पर उनको सभी देशों को उसका फ़ायदा हो सके। तो ये कहते हैं कि शक्ति इस रूप में होना चाहिए जिससे किसी को भय नहीं, बल्कि उनको उस पर विश्वास और उससे लाभ प्राप्त हो सके, ठीक ना। इस तरह की शक्ति की बात करते हैं उदारवादी विचारधारा के लोग। लेकिन मार्क्सवाद का तो हमने अलग ही सिस्टम देखा। जैसे कि उन्होंने मार्क्सवाद कहा कि भाई आर्थिक शक्ति अगर आपके पास है तो सारे आयाम आपके हैं, अगर आर्थिक शक्ति नहीं है तो फिर किसी काम का शक्ति आपका चाहे कितना राजनीतिक शक्ति कितनी मजबूत हो जाए, लेकिन अगर आर्थिक शक्ति नहीं है तो आपकी बातें कोई मानने वाला नहीं है। और कार्ल मार्क्स तो कहते हैं कि देखो, ये विचारधारा ये सब चीज़ मिथ्या चेतना है, बिना मतलब की बात है ये विचारधारा। देखो, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो विचारधारा आपके हिसाब से बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मार्क्स ये बात कहते हैं। मार्क्स तथा एंजल्स ने इन्होंने जो बुक लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसमें इन्होंने लिखा कि राजनीतिक शक्ति तो अमीरों के द्वारा गरीबों को दिया गया आदेश मात्र है, ठीक है। तो जो भी ये नियम कानून ये सब बनते हैं, ठीक ना, ये सब इन सब को बनाने में कहीं ना कहीं आर्थिक शक्ति का प्रभाव होता है, ठीक ना। जिनका उत्पादन और संसाधनों पर नियंत्रण है, ठीक ना, उनका प्रभाव होता है और उनके अनुसार ही ये कानून और नियम बनते हैं, ठीक ना। और गरीबों के लिए एक तरह से वो आदेश है, आज्ञा पालन करना गरीबों का काम है, ऐसा मार्क्सवाद का मानना है। हालांकि इसके एक दो एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर इनकी बातें भी सही लगती है। अब हम विशिष्ट वर्गवादी की विचारधारा देखते हैं। तो विशिष्ट वर्गवादी की जब भी बात आती है तो सबसे पहले आपका ध्यान जो है इटालियन चिंतक पेरेटो के तरफ जाना चाहिए। हालांकि देखो, विशिष्ट वर्ग की थ्योरी जो है पेरेटो ने भी दिया है, मोस्कर ने भी दिया है, और मिशेल्स ने भी दिया है, मिल्स जो CW मिल्स है, सीराइट मिल्स, तो उन्होंने भी मतलब कि विशिष्ट वर्गवादी का थ्योरी सिद्धांत दिया है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेरेटो की। तो पेरेटो ने अपनी एक बुक लिखी थी द माइंड एंड सोसाइटी 1966 में। इन्होंने विशिष्ट समाज को दो वर्ग में बांटा। किसमें? एक तो विशिष्ट वर्ग और दूसरा जनपुंज। विशिष्ट वर्ग और जनपुंज में इन्होंने समाज को विभाजित किया। उन्होंने विशिष्ट वर्ग के अंदर भी कहा कि विशिष्ट वर्ग के अंदर भी दो वर्ग होते हैं, एक सत्तारूढ़ विशिष्ट वर्ग और गैर सत्तारूढ़ विशिष्ट वर्ग, और इनके बीच में ही ना सत्ता की अदला बदली होती रहती है। और इस चीज़ को उन्होंने सर्कुलेशन ऑफ इलाइट की संज्ञा दी है। तो नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्कुलेशन ऑफ इलाइट जो है, ये इलीट जो है, ये थ्योरी किसने दिया है? तो आप बता देना कि ये है इटालियन चिंतक पेरेटो, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये वाली वीडियो बनाने में हमें
काफ़ी लंबा समय लगा, क्योंकि हमें डाटा मिल नहीं रहे थे कि जो शक्ति जो हमारा ये चैप्टर है इसमें से पिछले 10, 15, 20 सालों में कौन किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसको कलेक्ट करने में जो है थोड़ा सा समय लगा, और इसलिए जो है इस वीडियो को बनाने में ज़्यादा समय लगा। तो हम सर्कुलेशन ऑफ इलीट जो है ये थ्योरी पेरेटो ने दी है। और देखिए, अब इसको भी अगर आप देखेंगे व्यवहारिक रूप में, तो अपने भारत देश में ही देख लीजिए, अब बीजेपी है या कांग्रेस है या जो भी अदर पार्टी है, रीजनल पार्टी है, ये सब कहीं ना एलीट थ्योरी को ही फॉलो करते हैं। आप देखेंगे जो सत्ता का अदला बदली होता है वो इन्हीं के बीच में होता है ना। कोई एक नया जो समाजवादी या कोई गरीबों का शुभचिंतक, इस तरह का कोई नया पार्टी उभर कर सामने नहीं आ रही है, इनके बीच में ही सत्ता की अदला बदली होती रहती है, ठीक है। तो इसको इन्होंने सर्कुलेशन ऑफ एलिट की संज्ञा दिया, किसने? पेरेटो ने। शक्ति, अब ये हमने ये 2-3 विचारधारा को हमने जाना, उदारवादी है, मार्क्सवादी है और विशिष्ट वर्गवादी है। इसके बाद हम शक्ति पर विभिन्न विचारकों के मत को जान लेते हैं कि किसका क्या कहना है। कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो हेराल्ड लासवेल ने, इन्होंने, इनकी एक पुस्तक है पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, 1936 में इस बुक का पब्लिकेशन हुआ था। और इसमें इन्होंने क्या कहा, शक्ति को इन्होंने केंद्रीय विषय के तौर पे इन्होंने शक्ति को इन्होंने बनाया, ठीक है। राजनीति, इन्होंने कहा कि राजनीति का सरोकार शक्ति को संवारने और मिल बांट कर उसका लाभ उठाने से है। देख रहे हैं ना आप, अब किसी भी पार्टी को देख लीजिए, ये क्या है, ये अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करना चाहते हैं और उस शक्ति का प्रयोग किस तरीके से मिल बांट कर उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ये हैरल्ड लासवेल की एक कड़वी सच्चाई की तरह से दिखाई देता है। ये सभी जो राजनेता हैं या पार्टियां हैं वो सब शक्ति अर्जित करना चाहते हैं और शक्ति को आपस में मिल बांट कर उसका यूज करते हैं। जनता को इसका फ़ायदा नाम मात्र का ही होता है। इसके बाद हम कैटलिन है कापलान और मॉर्गेंथो एवं चार्ल्स विलियम, इन्होंने भी शक्ति के ऊपर अध्ययन किया है। शक्ति को केंद्रीय विषय बनाने में इनका भी काफ़ी योगदान है। आधुनिक युग में अगर हम बात करें तो आधुनिक युग में शक्ति को जो अनुभविक रूप देने वाले विचारक हैं वो है रॉबर्ट डहेल। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई सेटों को खंगालने के बाद पता चला कि ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि शक्ति को अनुभविक अध्ययन के रूप में आधुनिक युग में किसने मतलब कि इसको बढ़ाया, तो रॉबर्ट डहेल जो है इसका आंसर है। इसके बाद आइए माइकल फूकोल्ट से एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे कैपिलरी थ्योरी किसने दिया था? माइकल फूकोल्ट ने, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ एलिट किसने दिया है? पेरेटो ने। इसी तरह के क्वेश्चन मतलब के पूछे गए हैं, या एक आध जो है पुस्तक के नाम जो है पूछ लिए गए हैं। अच्छा, माइकल फूकोल्ट ने स्टूडेंट से ये कहा कि कैपिलरी थ्योरी, इन्होंने एक बुक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 में, और इसमें इन्होंने कहा कि समाज में इस प्रकार शक्तियाँ मतलब कि फैली हुई है जैसे कि शरीर में केशिकाएँ। ये मानते हैं कि देखो, शक्ति केवल कार्यपालिका या नौकरशाही, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें ही नहीं होती भाई। शक्ति जो है एक वैज्ञानिक के अंदर भी है, ठीक है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट के में भी निहित है। मतलब हर व्यक्ति शक्ति का किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये बोला कि शक्ति इस रूप में मतलब कि विद्यमान है, जैसे हमारे बॉडी में एक जो सबसे पतली वाली नसें होती हैं जिसको हम की कैपिलरी यानी कि केशिका बोलते हैं, उस तरीके से शक्ति समाज में विद्यमान है, ऐसा माइकल फूकोल्ट का मानना है। हन्ना आरेंट हुआ और मैकफर्सन और तथा महात्मा गांधी, ये शक्ति को रचनात्मक ढंग से बनाने की बात करते हैं। रचनात्मक ढंग का मतलब है कि भाई कि शक्ति का उपयोग इस तरीके से किया जाना चाहिए जिससे कि सबका भला हो सके, है ना। एक सत्ता का
सृजन हो सके, मतलब कि हाँ, वैध सत्ता का सृजन करना चाहते हैं ये शक्ति के द्वारा। हन्ना अरेंट मतलब सकारात्मक शक्ति की बात करते हैं ये हन्ना अरेंट। मैक्फर्सन महात्मा गांधी आप जानते हो, कहते हैं कि शक्ति होना चाहिए, लेकिन इस शक्ति का यूज जो है, इसका जो उपयोग है वो किसके लिए होना चाहिए? सार्वजनिक जगत के हित के लिए। मतलब शक्ति को आप किस तरीके से रचनात्मक ढंग से, किस तरीके से शक्ति को आप बनाएंगे जिससे कि उस शक्ति का जो प्रयोग है वो सार्वजनिक हित के लिए हो, सार्वजनिक जगत के लिए हो। ठीक है, इस रचनात्मक शक्ति की बात जो है हन्ना अरेंट, मैक्फर्सन और महात्मा गांधी जी करते हैं। इनका कहना है कि देखो, वैध सत्ता का सृजन शक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। हिंसा से अगर आप शक्ति अर्जित करना चाहते हो तो वो शक्ति का मतलब हिंसा बिल्कुल नहीं है। शक्ति का मतलब सहयोग से होना चाहिए। ठीक है, और ये कहते हैं कि देखो, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर आप सहमति करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, तो उसके लिए सारे स्थान खाली है, आसमान खाली है, सब कुछ खाली है। आप समझौता से काम कीजिए, क्योंकि इस हिंसा का कोई समाधान नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम ये हन्ना अरेंट इस तरह के, मतलब एक तरह से आदर्शवादी विचार के रूप में ये अपने बात को व्यक्त करते हैं। इसको सकारात्मक शक्ति के रूप में भी हम बोल सकते हैं कि सकारात्मक शक्ति की बात करते हैं ये। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अच्छा, यहाँ पे देखो, जॉन लॉक है, मोंटेस्क्यू और बेंथम है, ये शक्ति को सीमित करना चाहते हैं। और जब भी मैंने आपको बताया है, कई बार बताया है कि जब भी वैधानिक शक्ति की बात आए, शक्ति को वैधानिक बनाना है या कोई भी वैधानिक क्वेश्चन आ जाता है वैधानिक से रिलेटेड, तो बेंथम तो हमारे दिमाग में सबसे पहले गूंज जाना चाहिए कि भाई वैधानिक की बात आ रहा है, विधि की बात आ रहा है, तो बेंथम सबसे पहले सबसे आगे है। तो जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू, बेंथम ये शक्ति को सीमित करना चाहते हैं और वैधानिक बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। इसके बाद हम कुछ रचनाएं जान लेते हैं जो कि एक आध बार मतलब कि पूछ लिया जाता है कि ये बुक्स किसने लिखी है। तो देखो, मिलोवन जिलास की बुक है द न्यू क्लास, एनालिसिस ऑफ कम्युनिस्ट सिस्टम। उसके बाद हन्ना अरेंट की बुक है ऑन वायलेंस, 1970 में लिखी गई थी बुक ये। मार्टिन लिफसेट की बुक है पॉलिटिकल मैन, एक आध बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। लेजिस्लेशन क्राइसिस है, हैबरमास की बुक है। और सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये तो अभी अभी जो 2024 में जून सेशन का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें ही पूछ लिया गया था कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो है ये किसकी बुक है। तो कैट मिलेट की बुक है ये। हाँ, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स ये माइकल फुकोल्ट की ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये पूछ लिया जाता है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स किसी बुक है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ये भी माइकल फुकोल्ट की है। और द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये राल्फ मिलीवैंड की बुक है। द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, तो ये भी एक अच्छी बुक है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो मेनली अगर इन बुक में से भी मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट बताऊं, तो एक तो हो गया आपका ये पॉलिटिकल मैन, और एक हो गया द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, और एक हो गया ये द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ये तीन बुक तो आपको याद होनी ही चाहिए कि किस किस ने लिखी है और कब लिखी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा इसमें शक्ति के ऊपर ये वीडियो था यूजीसी नेट के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये समझ में आया है या अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।